तो ये है नई संसद की तस्वीर। 28 मई को वो शुभ दिन जब प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र के इस सबसे नए मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये मंदिर देश को समर्पित करने जा रहे हैं। लेकिन उद्घाटन के उत्सव को यादगार बनाने की जहां एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का जो विरोध है वो इस कार्यक्रम के रंग में भंग डालता हुआ नजर आ रहा है। 19 विपक्षी दल जिन्होंने तय कर लिया है कि वो संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। नई संसद के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन इस नई संसद को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 19 विपक्षी दलों ने साझा रणनीति बनाकर नई संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने का फैसला लिया। जिन पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला लिया, उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, नीतीश कुमार की जेडीयू, तेजस्वी यादव की आरजेडी, झारखंड की सत्ताधारी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम शामिल है। इनके अलावा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों में शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यू, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके भी शामिल है। बाकायदा इन दलों की ओर से साझा बयान जारी किया गया। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाकर सरकार महामहिम का अपमान कर रही है। अभी भी समझाइए अमित भाई, आपकी बात मान जाएंगे। अपनी भी फोटो वो खिंचवाएं, पर राष्ट्रपति जी के खिंच जाने देना। दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, उनका अपमान ना करें। और फिर उपराष्ट्रपति, चलिए छोड़िए उनको, सभापति हैं वो राज्यसभा के, उनको आप डायस पे भी नहीं बैठने दे रहे हो, मंच पे भी नहीं आने दे रहे हो। ये संविधान का अपमान हो रहा है। अमित जी समझाइए अपने प्रधानमंत्री जी को। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों को लेकर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि न्योता सबको दिया गया और सबकी अपनी अपनी सोच है। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। नई संसद को भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया। 10 दिसंबर 2020 को नई संसद की आधारशिला रखी गई थी। रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ नया भवन आत्मनिर्भर भारत का शानदार नमूना है। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के लिए अलग अलग हॉल हैं। नई लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि 384 सदस्य राज्यसभा में बैठ सकेंगे। पुरानी बिल्डिंग में संयुक्त सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाता था, लेकिन नई बिल्डिंग में इसका आयोजन लोकसभा चेंबर में किया जाएगा, जहां जरूरत पड़ने पर एक साथ 1280 सांसद बैठ सकेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि जुलाई में शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र कहां से संचालित किया जाएगा। फिलहाल संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत में उबाल है। और अब मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, वो जगह दरअसल स्पीकर की कुर्सी की है। जी, नई संसद में बिल्कुल इसी जगह पर लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे। विशेष तकनीक के जरिए आज एबीपी न्यूज पर आप नई संसद देख रहे हैं। जिस जगह स्पीकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को यहीं पर राजदंड स्थापित करेंगे। 75 साल बाद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार शक्ति और सत्ता के प्रतीक को यहां स्थापित किया जाएगा। तो आज राजदंड की वो कहानी देखिए जिसके बारे में अब तक आपने कहीं नहीं सुना होगा।
सेंगोल मतलब शक्ति का प्रतीक। सेंगोल मतलब अधिकार का प्रतीक। सेंगोल मतलब सत्ता पर नियंत्रण का प्रतीक। सेंगोल मतलब आजादी का प्रतीक। हिंदुस्तान के लिए सेंगोल शब्द नया हो सकता है, लेकिन इस सेंगोल से हर हिंदुस्तानी का भावनात्मक वास्ता है। आजादी के 75 साल बाद नई संसद में इस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। यही वजह है कि ये सेंगोल आज चर्चा में है। साधारण शब्दों में आप इसे राजदंड भी कह सकते हैं। वैसे ये राजदंड या सेंगोल भारत की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। आजाद हिंदुस्तान में कभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए देश इससे वाकिफ नहीं है। इस सेंगोल को समझने के लिए आपको 75 साल पहले चलना होगा। साल 1947, तारीख 14 अगस्त। आजादी के समय सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोगियों से चर्चा की, जिसके बाद सेंगोल की प्रक्रिया को फाइनल किया गया। तमिल विद्वानों ने तब इसे तैयार किया और फिर पूरे वैदिक रीति रिवाज के तहत 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। वक्त था रात के 11:45 का। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो कि तब राष्ट्रपति नहीं बने थे, वो भी इस समारोह में मौजूद थे। पूरी परंपरा निभाई गई। गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ। पच्चीस अगस्त 1947 को टाइम मैगजीन ने सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया पर डिटेल रिपोर्ट छापी, जिसमें सेंगोल का जिक्र था। इसके बाद इस सेंगोल को प्रयागराज के म्यूजियम में रखवा दिया गया। अब सत्ता के इसी प्रतीक सेंगोल को नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक तमिलनाडु के विद्वानों के हाथों पीएम मोदी 28 मई को सेंगोल ग्रहण करेंगे और फिर उसे स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में सेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि चोल वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश में भी सेंगोल का प्रयोग होता था। जिस सेंगोल को संसद में स्थापित किया जाएगा, वो सोने का बना हुआ है। इसके शीर्ष पर नंदी भगवान विराजमान है। साल 1947 में इसे तब तैयार कराकर विशेष विमान से दिल्ली मंगाया गया था, जिसे लॉर्ड माउंटबैटन तक पहुंचाया गया। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देकर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। ये सेंगोल हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। न्याय और नीति समान भाव से चले, यही इसका मूल मंत्र है।
अब जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपनी इमारत में जा रहा है, तो फिर सत्ता और शक्ति के प्रतीक सेंगोल को भी वहीं स्थापित किया जा रहा है। और इस नई संसद पर छिड़े संग्राम के बीच एक और मुद्दे पर विपक्षी एकता की गुंजाइश तलाशी जा रही है, और ये मुद्दा है दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र के लाए गए अध्यादेश का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य दर राज्य केंद्र के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुंबई जाकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, तो मंगलवार को केजरीवाल कोलकाता गए थे, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। दिल्ली से कोलकाता और मुंबई की इस दौड़ का मकसद केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विपक्षी दलों से समर्थन मांगना है। चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। फिर कोई मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। असल में पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर एलजी के पास पहुंच गया। केंद्र के इस फैसले ने केजरीवाल सरकार को बेचैन कर रखा है, लिहाजा अब विपक्षी नेताओं के यहाँ समर्थन जुटाने के लिए हाजिरी लगा रहे हैं। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये इनके अहंकार के खिलाफ है। इससे पहले 21 मई को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात की थी और भरोसा दिया था कि राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध किया जाएगा। ममता भी साथ देने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन केजरीवाल को इस एपिसोड में संपूर्ण विपक्ष का साथ मिलना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस क्या करेगी, इसको लेकर रुख साफ नहीं है। देश भर में घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटाने के लिए अध्यादेश को लेकर, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो कि आपसे सहमत नहीं है, वो चाहते नहीं है कि इसमें आपका साथ दिया जाए। अजय माकन, संदीप दीक्षित, ऐसे ना। देखिए, ये लोग बड़े साइडलाइन नेता हैं अपनी पार्टी में। मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ओपिनियन दिल्ली में या कहीं पे मैटर करती है। और अजय माकन तो हमेशा से जो है नजीब जंग जी के समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। असल में जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है तो फिर किसी फैसले को पलटने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आती है, और जब सत्र शुरू होता है तो फिर उसमें उसे पास कराना होता है। लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी नंबर के गेम में फंस सकती है।